अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर डेटा। ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि जो एपिथेलियम बॉडी वॉल की जो एपिथेलियम है ना, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। ये जो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है ना, ये कहाँ मौजूद है? बिलो द बॉडी वाल एपिथेलियम। बिलो द बॉडी वाल एपिथेलियम। इन्होंने हेल्प करनी है कि जो अडल्ट ट्यूनिकेट की जो शेप है ना, उसमें तब्दीली आ जाए। इसने किसने हेल्प करनी है? कि अडल्ट ट्यूनिकेट की जो शेप है उसमें तब्दीली आ जाए। चेंज द शेप ऑफ ट्यूनिकेट। ठीक है, इसने एक्ट करना है अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ट्यूनिक। इसने क्या एक्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इन्होंने मसल्स ने काम करना है, शेप को में तब्दीली लेके आनी है। दूसरा काम ये है कि इसने क्या करना है? एक्ट करना है ट्यूनिक की इलास्टिसिटी के अगेंस्ट एक्ट करना है। एक्ट अगेंस्ट इलास्टिसिटी ऑफ ट्यूनिक। इलास्टिसिटी ऑफ ट्यूनिक। ठीक है, और जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है ना, डेड सी वाटर कॉन्फिनाइड इंटरनल चैम्बर जो है ना, वो क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को भी ना इसने हेल्प करना है। इसको हेल्प करना है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को भी हेल्प करनी है। अब बात करते हैं ट्यूनिकेट्स की नर्वस सिस्टम के हवाले से। किसके हवाले से बात करने लगे हैं? नर्वस सिस्टम के हवाले से। इसमें किस तरह का जो है ना, वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम ऑफ ट्यूनिकेट्स। इसका जो नर्वस सिस्टम है ना, उसका ताल्लुक इसकी बॉडी वाल के साथ है। किसके साथ है इसका ताल्लुक? बॉडी वाल के साथ है। कॉन्फिनाइड यानी कि किसके साथ ताल्लुक है इसका? बॉडी वाल के साथ। बॉडी वाल के साथ इसका ताल्लुक है। अब नेक्स्ट ये है कि इसने क्या करना होता है जी? नर्व प्लेक्सिस बनानी होती है सिंगल गैंग्लियन के साथ। क्या करना होता है? एक नर्व प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है। नर्व प्लेक्स बनती है, एक गुच्छा बनता है नर्व्स का। किसके साथ? सिंगल गैंग्लियन के साथ। सिंगल गैंग्लियन। सिंगल गैंग्लियन इन्वॉल्व है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट के किस तरह से जो है ना, इसका जो है ना नर्वस सिस्टम जो है ना, वो मौजूद होता है। आप लोग ये डायग्राम देखें और आसानी से अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली कहाँ पर जो है ना इसके डिफरेंट पार्ट्स मौजूद हैं। ये है हमारे पास ट्यूनिकेट की बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये ओरल साइफून है। ठीक है, ये एट्रियल साइफून है। इसकी मदद से वाटर जो है बॉडी के अंदर आता है और एट्रियल साइफून की मदद से वाटर बॉडी के बाहर जाता है। अब नेक्स्ट ये है जी, ये बेसिकली क्या है जी? ये हमारे पास एट्रियम मौजूद है। क्या है? ये हमारे पास एट्रियम है। एट्रियम। और ये बेसिकली क्या है जी? ये एट्रियल साइफून है। कौन सी साइफून है? एट्रियल साइफून है। और ये जो हिस्सा है ये हमारे पास डोर्सल है। ये कौन सी पोजीशन है? डोर्सल पोजीशन है। और ये पोस्टीरियर पोजीशन है। और साथ साथ ये कौन सी पोजीशन है? ये इंटीरियर पोजीशन है। ये डोर्सल साइड है तो ऑटोमेटिकली ये कौन सी साइड होगी? वेंट्रल साइड होगी। इसके पास स्टिग्मास भी मौजूद है। ऐसी फेरनेक्स है जिसके पास क्या मौजूद है? स्टिग्मास मौजूद है। स्टिग्मास को अगर आप लोगों ने देखना हो तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि स्टिग्मा का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? एनस है। ये क्या है? एनस है।
एनस, ठीक है। ये हमारे पास स्टमक, ठीक है। और साथ साथ ये हमारे पास इंटेस्टाइन है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइन। ये हार्ट मौजूद है। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये जो रेड कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है ये हार्ट है। ये सारे के सारे क्या है? ये ट्यूनिक है। जितनी भी आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये किसका पोर्शन है? ये ट्यूनिक का स्ट्रक्चर है, ट्यूनिक। और आप सोच रहे होंगे गुनेड्स, बेसिकली ये गुनेड्स मौजूद है। ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है? यहाँ पे गुनेड्स मौजूद है। अब क्या करना है जी? अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो नर्वस सिस्टम है ना वो बेसिकली कहाँ मौजूद है जी। सिंगल गैंग्लियन बनाना है इससे नर्व प्लेक्स के साथ, जो कि फेरेनक्स की वाल पर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? फेरेनक्स की वाल पर मौजूद है। ये कहाँ है जी? ये नर्व गैंग्लियन है। ये क्या स्ट्रक्चर है? नर्व गैंग्लियन का स्ट्रक्चर है, नर्व गैंग्लियन। ये फेरेनक्स पर बॉडी वाल पर मौजूद है। बिटवीन दी ओरल, ये ओरल और ये एट्रियल ओपनिंग के दरमियान क्या मौजूद है? नर्व गैंग्लियन। ये ओरल साइफून है और ये एट्रियल साइफून है। ओरल साइफून के जरिए वाटर बॉडी में एंटर होता है और एट्रियल साइफून के जरिए वाटर क्या है? बॉडी से बाहर होता है। तो इनके दरमियान क्या मौजूद है? इनका नर्वस सिस्टम मौजूद है, नर्व गैंग्लियन मौजूद है। ये जो गैंग्लियन है ना, ये इनका फंक्शन ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करें, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? प्रॉपरली ये नहीं है कि क्या करें? कोऑर्डिनेट करें बॉडी के फंक्शंस को, ठीक है। लेकिन ये ट्यूनिकेट्स के पास बहुत ही सेंसिटिव होते हैं फॉर मैनी काइंड्स ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई के हवाले से। क्लियर हो गया कि नर्व गैंग्लियन कहाँ भी मौजूद है। अब यहाँ पे आ जाए थ्योरी की तरफ। इसमें बेसिकली क्या है जी? ये जो गैंग्लियन है उनका फंक्शन क्या है? प्रॉपरली फंक्शन नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन ही करवाएं, बॉडी में रपत ही काम करें, कोऑर्डिनेशन ही करवाएं, बल्कि स्पेशली इनके पास बहुत ज़्यादा ना मैनी काइंड्स ऑफ मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए बहुत ज़्यादा हसास होते हैं? सेंसिटिव होते हैं केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई के हवाले से। मैकेनिकल केमिकल स्टिमुलाई के हवाले से ये बहुत ज़्यादा एनिमल्स क्या होते हैं? हसास होती हैं। अब ये हसास है तो इसके लिए इनके पास बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स भी मौजूद होंगे जो कि इनकी स्टिमुलाई को ये डिडक्ट करते हैं। इनके पास क्या मौजूद है? रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर जो है ना थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट है। सारी की सारी बॉडी वाल पे क्या है? ये रिसेप्टर्स मौजूद है। ये कहाँ मौजूद होते हैं? रिसेप्टर्स बॉडी वाल पे। और ये आसानी से इसके स्टिमुलाई को डिडक्ट कर लेते हैं। और ये ख़ास तौर पर ये जो रिसेप्टर्स है ना ये साइफून्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये कहाँ पे ज़्यादातर मौजूद होते हैं? साइफून्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अब साइफून कौन सी? ओरल साइफून, एट्रियल और ओरल साइफून पर कोई भी इनके पास कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन नहीं मौजूद। नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी, नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन, कोई भी जो है ना ख़ास किस्म का सेंसरी ऑर्गन के पास मौजूद नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके ज़्यादा से डोमिनेंट जो है ना प्रोमिनेंट इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से। वो है इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम लोग एट्रियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एट्रियम का नाम देते हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, आपको इजीली हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। इनके पास क्या मौजूद है? इनके पास एट्रियम मौजूद है। और एट्रियम क्या है? ये एक कैविटी है। एट्रियम क्या है? ये कैविटी है जो कि फेरेनक्स के इर्द गिर्द लेटरली और डोर्सली मौजूद है। ये देखिए फेरेनक्स के इर्द गिर्द क्या है? लेटरली और डोर्सली मौजूद है। अब नेक्स्ट ये है कि ये फेरेनक्स है ना ट्यूनिकेट्स की, वो निकलती है ओरल साइफून से। ये बेसिकली कहाँ से निकली हुई है?
फेर्नेक्स ओरल साइफून से निकलती है और कॉन्टिन्यूस रहती है, मुसलसल जारी रहती है। जितनी भी रिमाइंडर डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, उसके साथ जो है ना फेर्नेक्स का ताल्लुक होता है। ओरल मार्जिन, फेर्नेक्स का जो ओरल मार्जिन है ना, इसके पास टेंटिकल्स मौजूद है। इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास टेंटिकल्स मौजूद है और ये टेंटिकल्स जो है ना वो हेल्प करते हैं कि फूड जो है ना इजीली जो है ना उसको कैप्चर किया जा सके। The oral margin of the pharynx has tentacles, जिसने प्रिवेंट करना है, इसका फंक्शन क्या है? इसने बचाना है कि जो लार्जर जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो फेर्नेक्स में दाखिल ना हो जाए। इसका क्या फंक्शन है जी? लार्जर जो पार्टिकल्स हैं वो फेर्नेक्स में दाखिल ना हो जाए, प्रिवेंट करना है लार्जर पार्टिकल्स को कि वो फेर्नेक्स में दाखिल ना हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ना इसके पास फ्रेंजियल स्लिट्स भी मौजूद है। क्या मौजूद है? इसके पास फ्रेंजियल स्लिट्स भी मौजूद हैं और ये फ्रेंजियल स्लिट्स जो है ना ये भी डाइजेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। अब बहुत ज़्यादा जो न्यूमरस फ्रेंजियल स्लिट्स हैं जिसको हम लोग स्टिग्मास का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया हुआ है? स्टिग्मास का। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? स्टिग्मास है। ये जितनी भी आपको यहाँ पे नजर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टिग्मास का। स्टिग्मास, बहुत ज़्यादा फ्रेंजियल स्लिट्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मास बोलते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंजियल स्लिट्स को क्या कहते हैं? स्टिग्मास कहते हैं। इन्होंने ये जो फेरेनेक्स है ना इसको परफोरेट कर देना है, इसमें सुराख कर देना है। क्या कर देना है? सुराख कर देने हैं। अब वो वाले सीलिया जिनका ताल्लुक इन स्टिग्मास के साथ है, वो सीलिया जिनका ताल्लुक किसके साथ है? इन स्टिग्मास के साथ है, उन्होंने वाटर की सर्कुलेशन करवानी है इस फेरेनेक्स के अंदर। इनका क्या फंक्शन है? स्टिग्मास, सीलिया स्टिग्मास का इन्होंने फेरेनेक्स के अंदर क्या करवानी है? वाटर की सर्कुलेशन करवानी है। अब जो वाटर है ना वो फेरेनेक्स से होता हुआ आउट ऑफ द बॉडी किसके जरिए जाएगा? एट्रियम के जरिए जाएगा। इसके जरिए जाएगा। किसके जरिए जाएगा? एट्रियम के जरिए जाएगा। वाटर लीव्स ए ट्यूनिकेट थ्रू द एट्रियल साइफन। क्लियर है ये चीज? ये एट्रियम से कौन सी नाली निकलती है? नेक्स्ट एट्रियल साइफन निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से कि इसका किस तरह से जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसके हवाले से हम लोग बात करने लगे हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब ये कॉन्टिन्यूस है फेरेनेक्स से लेकर एट्रियल साइफन तक। ये कहाँ तक जारी रहता है? ये ट्रैक कहाँ से बनती है? फेरेनेक्स से स्टार्ट होती है, यानी कि ये ओरल जो साइफन है वहां से, उसके बाद फेरेनेक्स और इसके बाद एंड इसका कहाँ पे होता है? एट्रियल साइफन तक। अब फीडिंग के दौरान क्या होता है जी? इनके पास वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव्स होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव्स। इसको हम लोग एंडोस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्टाइल कहते हैं। इन्होंने एक म्यूकस शीथ बनानी है। इनका क्या काम है जी? इन्होंने क्या बनाना है? एक म्यूकस शीथ बनानी है। अभी किस तरह से म्यूकस शीथ की रिप्रेजेंटेशन होती है मैं आपको भी नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बेसिकली क्या है जी? इसमें आपके पास ये जो बाहर वाली सरफेस है ये ट्यूनिक है, ये गोन है बेसिकली, ठीक है, ट्यूनिक है। और ये जितना भी अंदर है ये क्या स्ट्रक्चर है? फेरेनेक्स का, फेरेनेक्स का, ठीक है। और ये है हमारे पास एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल मैंने क्या बताया अभी? एंडोस्टाइल सिलिएटेड ग्रूव है। ये वेंट्रल सेल्स ऑफ अ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव्स है। क्या है? सिलिएटेड ग्रूव्स हैं। और ये हमारे पास वेंट्रल ब्लड सनस है। वेंट्रल जो आपको रेड मार्कर से रिप्रेजेंट की गई है, वेंट्रल ब्लड साइनस है, ठीक है। और ये जो जितनी भी इसके अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाता है ये बेसिकली एक म्यूकस शीथ है। ये क्या शीथ है? म्यूकस शीथ है, म्यूकस शीथ।
म्यूकस शीथ। और ये जो अंदर से स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये स्टिग्मास है, जिन्होंने पिरफोरेट किया हुआ है सारी की सारी फेरेनक्स को। किसको पिरफोरेट किया हुआ है? फेरेनक्स को। स्टिग्मास है। यह हमारे पास कौन सी ओपनिंग है? ये हमारे पास एट्रियल ओपनिंग है। कैसी ओपनिंग है? ये हमारे पास एट्रियल ओपनिंग है, जिसके जरिए वाटर जो है आउट ऑफ द बॉडी जाएगा। ये एट्रियल ओपनिंग है और ये हमारे पास कौन सी कैविटी हुई? ये हमारे पास एट्रियम कैविटी हुई। वाटर एट्रियम से होता हुआ एट्रियल ओपनिंग के जरिए आउट ऑफ द बॉडी जाएगा। ये है हमारे पास एट्रियम। ठीक है, अब ये जो मैं एरो से रिप्रेजेंटेशन करने लगी हूँ ना, ये बेसिकली वाटर सर्कुलेशन की रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? वाटर सर्कुलेशन की। अब नेक्स्ट बात करने लगी हूँ कुछ मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से कि ये जो एंडोस्टाइल है ना, किसका एंडोस्टाइल? ये क्या है? सेल्स ऑफ अ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव्स हैं। क्या है? सेल्स ऑफ वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव्स हैं। सीलियम ने मूव करना है म्यूकस को, म्यूकस शीथ को अक्रॉस द फेरेनक्स। जितनी भी आपको ये फेरेनक्स नजर आ रही है ना, इसके अंदर क्या करना है? म्यूकस सीलियम मूव द म्यूकस शीथ अक्रॉस द फेरेनक्स। और जो फूड पार्टिकल्स होंगे ना, ब्राउट द ओरल साइफन। फूड पार्टिकल्स ने ओरल साइफन के पास आना है इनकरेंट वाटर के जरिए। ठीक है, और इसके जरिए क्या होगा? ट्रैप कर ली जाएगी म्यूकस में वो पार्टिकल्स जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, और फूड ने बाद में क्या करना है? एक स्ट्रिंग में म्यूकस की स्ट्रिंग के साथ मिलना है। ये जो म्यूकस है ना, इसकी स्ट्रिंग के साथ किसने मिलना है? फूड ने मिलना है। अब जब फूड जो है ना इन स्ट्रिंग के साथ मिल गई है तो इसमें सीलरी एक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा? सीलरी एक्शन परफॉर्म होगा। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है खारिज होना है। मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास स्टमक है ना, ये वाला स्टमक, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने सीक्रेट होना है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे तो ज़्यादातर मोस्ट अब्जॉर्प्शन जो होगी ना वो इंटेस्टाइन की वॉल्स के इर्द गिर्द होगी। ये आपको स्ट्रक्चर जो है ना वो इंटेस्टाइन का नजर आ रहा है। रिलीज हुए एंजाइम स्टमक से और बाद में जो है डाइजेशन कहाँ पे होगी? इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगी ज़्यादातर पार्ट्स की, मतलब कि वहाँ से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो एक्सक्रेंट वाटर है ना, उसने डाइजेस्टिव वेस्ट को एनएस के जरिए, ये जो एनएस है ना, इसके जरिए आउट ऑफ द बॉडी ले जाना है विद द हेल्प ऑफ एट्रियल साइफन। ठीक है, अब फ्रेंजियल स्लिट्स की बात हो रही थी, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे थे? स्टिग्मास की बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। ये जो स्टिग्मास है ना, इनका फंक्शन जो है ना गैसेस एक्सचेंज में भी है। फेरेनक्स का किसमें काम है? गैसेस एक्सचेंज में है। जितनी भी ये फेरेनक्स आपको नजर आ रही है, इसका किसमें रोल है? गैसेस एक्सचेंज में भी। यानी कि क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और ऑक्सीजन वाटर के जरिए पानी में दाखिल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? फंक्शन ऑफ फेरेनक्स कौन कौन से हैं? एक तो गैसेस एक्सचेंज है और दूसरा क्या है? फूड हासिल करना है विद द हेल्प ऑफ स्टिग्मास। किसकी मदद से? स्टिग्मास की मदद से। हार्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। किस हवाले से बात करने लगे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से। सर्कुलेटरी इनके सिस्टम के हवाले से कुछ इस तरह से है कि इनके पास हार्ट मौजूद है। ऐसा हार्ट है बिल्कुल जो है ना फेरेनक्स की बेस के नीचे जो है ना प्रेजेंट है। कहाँ पे मौजूद है? ये आप लोग यहाँ से देख, ये जितना भी स्ट्रक्चर का किसका था? फेरेनक्स का था, और इसकी बेस पे क्या मौजूद है? हार्ट मौजूद है। ये कहाँ मौजूद है? फेरेनक्स की बेस पर हार्ट मौजूद है। अब वन वेसल फ्रॉम द हार्ट रन्स इंटीरियरली। इसमें क्या होता है जी? ये कहाँ मौजूद है? फेरेनक्स की बेस पर हार्ट मौजूद है। अब नेक्स्ट क्या होगा जी? नेक्स्ट इस तरह से होगा कि जो वन वेसल है ना वो हार्ट से रन करेगी इंटीरियरली। वन वेसल रन इंटीरियरली। वन वेसल रन करेगी इंटीरियरली, अंदर की तरफ। ठीक है, अंडर दी
एंडोस्टाइल, इंटीरियरली किसके जरिए करेगी, अंडर दी एंडोस्टाइल। हो गया, एक वन वेसल की बात होगी, जबकि जो दूसरी वेसल है ना उससे रन करना है पोस्टीरियरली। दूसरी वेसल ने कैसे हेल्प कर काम करना है, पोस्टीरियरली काम करेगी। अदर वेसल रन करेगी पोस्टीरियरली। और अब इसने कहाँ मूव करना है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में और गुनेड्स में। कहाँ पे ये मूव करेगी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, और दूसरा कहाँ पे मूव करेगी, गुनेड्स में, गुनेड्स। पता चल गया है कि दोनों वेसल्स का बेसिकली क्या काम है। पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की जब पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके नतीजे में जो ब्लड है ना वो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में कुछ बीट्स के लिए जो है ना वो प्रोपेल किया जाएगा। क्या होगा, किसकी मदद से, जब इनमें क्या होगी, पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हार्ट है वो कुछ बीट्स के लिए जो है ना एक डायरेक्शन में प्रोपेल किया जाएगा, वन डायरेक्शन में प्रोपेल होगा कुछ बीट्स के लिए, फॉर सम बीट्स, फॉर सम बीट्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सम बीट्स। क्लियर है ये चीज़। अब और जब के जैसे ही जो हार्ट है ना वो वन डायरेक्शन में मूव करेगा जस्ट फॉर सम बीट्स, देन जो है ना डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स्ड हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सिग्निफिकेंस क्या है, रिवर्स क्यों होता है, उसको हम आमतौर पर जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ मिलर हार्ले। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है ना ट्यूनिकेट्स का वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा ऑफ ट्यूनिकेट्स, ब्लड प्लाज्मा ऑफ ट्यूनिकेट्स क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस, इनका इसका कोई भी रंग नहीं होता है। और इसके पास जो है ना इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, इसके पास बहुत तरह के जो होते हैं ना वो एम्यूबाइड सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एम्यूबाइड सेल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें ना, इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो हम लोगों को इस तरह से नज़र आता है कि अमोनिया ने डिफ्यूज़ करना है पानी में। कहाँ पे अमोनिया ने डिफ्यूज़ करना है, पानी में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो इसमें बेसिकली क्या होगा जी, इसमें अमोनिया ने डिफ्यूज़ करना है। किसने डिफ्यूज़ करना है, अमोनिया ने डिफ्यूज़ करना है, डेट पासिस थ्रू दी फेरनेक्स, फेरनेक्स से पास आउट होते हुए अमोनिया ने डिफ्यूज़ करना है पानी के अंदर। यानी कि इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा हुआ, अमोनिया हुआ, जिसने फेरनेक्स से गुजरते हुए जो है ना वो पास आउट होना है। इसके साथ साथ जो एमेबाइड सेल्स है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम के एमेबाइड सेल्स, किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के एमेबाइड सेल्स, इन्होंने सीक्रेट करना है यूरिक एसिड को। किसको सीक्रेट करना है, यूरिक एसिड को सीक्रेट करना है। इसको सीक्रेट करना है, यूरिक एसिड को सीक्रेट करना है।
और बाद में जो है ना इंटेस्टिनल लूप है ना इसको छोड़ देगा यूरिक एसिड को। और पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाहर मौजूद पाइलोरिक ग्लैंड्स के जरिए जो है ना ये एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एमेबाइड सेल्स से क्या निकलेगा, एमेबाइड ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं, वहाँ से यूरिक एसिड निकलेगा और इसको यानी कि सिक्वेस्टर किया जाएगा, यानी कि फेंक दिया जाएगा इसमें इंटेस्टिनल लूप में। इसमें फेंक दिया जाएगा इंटेस्टिनल लूप में। उसके बाद ये होगा वो ग्लैंड्स जो कि इंटेस्टाइन के बाहर मौजूद हैं, यानी कि पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स ये कहाँ मौजूद हैं जी, ये मौजूद है इंटेस्टाइन आउटसाइड द इंटेस्टाइन, आउटसाइड द इंटेस्टाइन। इनका भी क्या फंक्शन है, इनका बहुत ही एफिशिएंट फंक्शन है, किसमें, एक्सक्रीशन में। इन्होंने बेसिकली हेल्प करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के हवाले से कि किस तरह से जो है ना सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये मोनोशियस होते हैं। ये ऐसी कैसी स्पीशीज हैं, ये मोनोशियस हैं, मोनोशियस। अब गुनेड्स कहाँ मौजूद होते हैं, जो इंटेस्टाइन की जो लूप है ना उसके नज़दीक जो है ना वो गुनेड्स मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये जो इंटेस्टाइन की लूप है ना उसके बाद उसकी बेस पे क्या मौजूद है, गुनेड्स मौजूद है। ये जो सबस लाइन है ना बेसिकली ड्रा किया हुआ है किसके बारे में, गुनेड्स को। और इंटेस्टाइन की बिल्कुल बेस पे क्या मौजूद है, गुनेड्स मौजूद हैं। ये जो गुनेड्स है ना और जेनिटल जो डक्ट है वो ओपन होती है एट्रियल साइफोन पर। ये देखिए बेसिकली ये कैसी लूप कहाँ पे खत्म हो रही है,